वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे क्लास स्वागत है जी। आज हम लोग फिजिक्स में एक नया टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन। आज हम लोग नया टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। वो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से धनावेशित कणों या न्यूट्रॉनों को त्वरित किया जा सकता है। मतलब अगर हम लोग कोई सा भी एक क्या ले लेते हैं, धनावेशित कण ले लेते हैं या न्यूट्रॉन ले लेते हैं, उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसको एक्सेलरेट करना, त्वरित करने के लिए, उसके वेग को बढ़ाने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है वो युक्ति क्या कहलाती है स्टूडेंट? साइक्लोट्रॉन कहलाती है। The device which is used to accelerate positively charged particles of neutrons is called cyclotron. एक ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जा सकता है, उनकी स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है। अब जब क्योंकि अपन जानते हैं कि वो मोशन करते रहते हैं, तो मोशन करने में उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस क्या कहलाता है? साइक्लोट्रॉन कहलाता है स्टूडेंट। मतलब एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से धनावेशित कणों एवं न्यूट्रॉनों के किसको बढ़ाया जा सकता है? वेग को। किसको बढ़ाया जा सकता है स्टूडेंट? वेग को। वो आपका क्या कहलाता है? साइक्लोट्रॉन कहलाता है। अब साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह विकेंद्र बल और लॉरेंज बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो साइक्लोट्रॉन होता है स्टूडेंट, वो जनरली किस पर डिपेंड करता है? लॉरेंज फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स पे। क्लियर स्टूडेंट? जो साइक्लोट्रॉन रहता है वो लॉरेंज फोर्स पे वर्क करेगा या तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे वर्क करता है। मींस दोनों फोर्स पे वर्क करता है स्टूडेंट। क्लियर है? अब इसका जो अपन क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शन, रचना। तीसरा जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो आ जाता है कंस्ट्रक्शन, रचना। तो इसका जो रचना होता है, सबसे पहले दो हम लोग एक क्या ले लेते हैं? मेटलिक स्फीयर। एक क्या ले लेते हैं? मेटलिक स्फीयर ले लेते हैं स्टूडेंट। ये मेटलिक स्फीयर को दो भागों में बांट दिया जाता है। इस मेटलिक स्फीयर को दो भागों में बांट दिया जाता है। इन दोनों भागों को क्या बोला जाता है? डी। क्या बोला जाता है? डी। हिंदी में भी डी ही बोलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? एक मेटल का स्फीयर ले लेते हैं और उस मेटल के स्फीयर को, ठीक उस धात्विक स्फीयर को, स्फीयर मतलब गोला, उस धात्विक गोले को 20 से दो भागों में बांट दिया जाता है। तो दोनों भागों को क्या बोला जाता है? डी। तो जो कि हम लोग ये डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर मैंने दो डीज बनाए हुए हैं। ये वाले पहले वाले डी को D1 दे देते हैं, दूसरे वाले डीज को नाम क्या दे देते हैं? D2 दे देते हैं। ये मेटलिक स्फीयर था जिसको 20 से खोलकर दो भागों में बांटा गया है। क्लियर है स्टूडेंट? इस मेटलिक डीज को दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में हम लोग इन डीज को रख देते हैं स्टूडेंट। मतलब हमारा जो हमने डी बनाया है मेटलिक स्फीयर का, धात्विक गोले का, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? दो प्रबल विद्युत चुंबक के बीच में रख देते हैं, दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रख देते हैं और दोनों डीज को हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी से जोड़ देते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी बैटरी से, जहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड की जाए। मतलब ये जो हमने जो दोनों डी बनाए हैं, इसको प्रबल किससे जोड़ देते हैं? विद्युत धारा से जोड़ देते हैं, जिसमें अत्यधिक मात्रा में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। या केंद्र पर, सेंटर पे क्या रख देते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, धनावेशित कण। इसको रख देते हैं स्टूडेंट, धनावेशित कण, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। ये लगातार इसमें घूमना स्टार्ट करता है और घूमने के बाद जाके कहाँ पे टकराता है? विक्षेप प्लेट, टारगेट प्लेट पर। तो कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक मेटलिक स्फीयर या धात्विक गोला लिया, जिसको 20 से दो भागों में बांट दिया। दोनों भागों को क्या नाम दिया? D1 और D2। इस D1 और D2 के ऊपर और नीचे में प्रबल विद्युत चुंबक लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लेते हैं और दोनों डीज को हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट से, अत्यधिक प्रबल वाले विद्युत धारा से जोड़ देते हैं। इसके बाद बीच में क्या रख देते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, धनावेशित कण रख देते हैं और ये इसमें एक्सेलरेट होता है, इसमें त्वरित होता है और जाके कहाँ पर टकराता है? टारगेट प्लेट पर, विक्षेप प्लेट पर स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक आप लोगों का कंस्ट्रक्शन क्लियर होने के बाद आगे जो आएगा इसका थ्योरी एंड वर्किंग। थ्योरी एंड वर्किंग, कार्य विधि। अब इसके आगे का जो टॉपिक है इसी में साइक्लोट्रॉन पे ही, वो है आपका थ्योरी एंड वर्किंग। कार्य विधि। तो सबसे पहले इसकी जो कार्य विधि होती है या इसकी जो थ्योरी होती है वो कैसे होगी? सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब धनावेशित कण है,
वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये माइनस वाला है और ये आपका प्लस वाला है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, धनावेशित कण है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मैंने बताया नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट में ये लगातार अपना क्या करेगा, सेमी सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा। मतलब पहले ऐसे एक राउंड मारेगा, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, लगातार ये क्या होता रहेगा, इस सेमी सर्कल में गोल 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 और वृत्ताकार में सेमी सर्कल में ये क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि घूमकर ये लास्ट पॉइंट में पहुंचेगा तो पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पूरी तरीके से ऋणावेशित हो जाएगा। तो ऋणावेशित होकर जैसे ही केंद्र में आएगा, इसको कौन सा प्लेट अपनी तरफ खींच लेगा, धनावेशित वाला। पहले धनावेशित था या न्यूट्रल था, वो धनावेशित या न्यूट्रल पहले कौन खींचा, नेगेटिव खींचा। लगातार नेगेटिव में घूमने के कारण उसका जो चार्ज था वो चेंज हो गया और नेगेटिवली चार्ज हो गया, ऋणावेशित हो गया। और ऋणावेशित होने के बाद वो केंद्र में पहुंचा, सेंटर में पहुंचा, और सेंटर में पहुंचने का उसको कौन खींच लेगा, पॉजिटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट में भी लगातार यह बचा हुआ अपना सेमी सर्कल वाला मोशन को कंप्लीट करेगा और जब वृत्ताकार गति कंप्लीट करेगा, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो ये पूरी तरीके से उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने के बाद जाके कहाँ पे टकराएगा, ये टारगेट प्लेट पर। उदासीन होने के बाद जाके कहाँ पे टकराएगा, अब लगातार डी में घूम रहा है, घूमने के कारण इसकी त्वरण बढ़ चुकी है, इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो चुका है, सेंटर पहुंचा, फिर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, जाके कहाँ पे टकराएगा, टारगेट प्लेट में। ये आपका क्या है, इसका वर्किंग। अब अभी हमने पढ़ा इसमें दो फोर्स वर्क करते हैं। पहला क्या वर्क करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, अभिकेंद्र बल। क्या कार्य करेगा इसमें, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है स्टूडेंट, F = mv² अपॉन r। क्या होता है, F = mv² अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या वर्क करेगा, लॉरेंज फोर्स। दूसरा क्या वर्क करेगा, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल कैसे वर्क करेगा, F = qvb sin थीटा। और थीटा बराबर कितना डिग्री बनता है, यदि फील्ड परपेंडिकुलर है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत है, थीटा बराबर 90 अंश। तो F बराबर कितना आ जाएगा, qvb sin 90। और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, F बराबर qvb sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों किसके बराबर दिख रहा है, फोर्स के। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, mv² अपॉन r = qvb। एक को भी कैंसिल कर दिए, तो mv अपॉन r = क्या हो गया, qb। क्या हो गया, qb। या v की वैल्यू कितनी आ गई, qbr/m। क्या आ गई स्टूडेंट, qbr/m आ गई स्टूडेंट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है स्टूडेंट। सबसे पहले इसमें दो बल कार्य करेंगे, हम लिख के आ चुके हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स और लॉरेंज फोर्स। F बराबर mv²/r, F बराबर qvb sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री। तो F बराबर क्या आ गया, qvb sin 90 डिग्री। अब sin 90 का मान 1 होता है, तो F बराबर qvb हो गया, दोनों को इक्वल कर दिए, एक को भी कैंसिल, mvr/, बराबर qb बच गया, तो v = क्या आ गया, qbr/m आ गया स्टूडेंट। अब इसके आगे अगर हम लोगों को देखना है, तो इसके आगे हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड। वेलोसिटी हमारी निकल गई, वेग कितना होगा, निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। अब आवर्तकाल अगर हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें d में बढ़ गया था, किसमें बढ़ गया था, ये 30 में बढ़ गया था। अब 30 में बढ़ा था, मतलब इसमें आवर्तकाल आधा आधा निकलेगा। कैसे निकलेगा, आधा आधा। तो जो एक डी में घूमने में जितना समय लगा, एक डी में घूमने में जितना समय लगा, वो अर्ध आवर्तकाल कहलाएगा। द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 डी इज कॉल्ड हाफ टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा, हाफ टाइम पीरियड। और इसको डिनोट करेंगे टी से, स्मॉल टी से। मैंने क्या बोला, एक डी है, उस डी में घूमने के लिए जितना समय लगा, उस डी में घूमने के लिए जितना समय लगा, वो क्या कहलाएगा, अर्ध आवर्तकाल। क्या कहलाएगा, अर्ध आवर्तकाल, हाफ टाइम पीरियड। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग डी है, इसलिए हम लोग उसको टी से डिनोट करेंगे। अब हम लोग क्या जानते हैं, वेग बराबर दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा वेग। क्या हो जाएगा, दूरी बटा वेग हो जाएगा। क्लियर है, मीन्स
वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और यहाँ पर अगर टाइम इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। क्लियर है। तो यहाँ पर से हमारा क्या निकलेगा, टाइम को टी से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस क्या डिनोट होगा, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर टोटल होता है। एक सर्कल का रेडियस कितना होता है, 2 पाई आर, आधा सर्कल का लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई आर अपॉन वेग को किससे दर्शा देंगे, वी से। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर क्यू बी आर बाई एम हो गया, ये आर अब आर कैंसिल। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, एम पाई अपॉन क्यू बी, एम पाई अपॉन क्यू बी। ये जो मान निकला वो किसके लिए निकला स्टूडेंट, अर्ध आवर्त काल के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए। कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू 2t, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये हो गया कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए स्टूडेंट। क्लियर है, समझ में आया स्टूडेंट। अर्ध आवर्त काल हाफ टाइम पीरियड क्या निकला, टी इज इक्वल टू एम पाई अपॉन क्यू बी, क्योंकि आर और कैंसिल, ये एम ऊपर चला गया। अगर टोटल टाइम पीरियड निकालना है, कुल आवर्तकाल निकालना है, तो टी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2t, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी निकलेगा स्टूडेंट। क्लियर है। यहाँ हमने निकाल लिया आवर्तकाल। आवर्तकाल के बाद हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट, आवृत्ति। क्या निकालेंगे स्टूडेंट, आवृत्ति। आवर्तकाल के बाद हम लोग याद करेंगे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको सभी को पता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितना चक्र घूमेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से, इसे डिनोट करते हैं न्यू, वी बना के ऐसा घुमा देना है, तो ये आपका हो गया न्यू। तो आवृत्ति को डिनोट करते हैं किससे, न्यू से। तो न्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो न्यू इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 पाई एम। और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है इसका यूनिट स्टूडेंट, हर्ट्ज होता है। क्लियर स्टूडेंट। अब घूमने के लिए इसको क्या लगेगी स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी लगेगी। तो काइनेटिक एनर्जी, घूमने के लिए जो इसको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं, E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 mv स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो E बराबर 1/2 m, V का वैल्यू अपन कितना रख चुके हैं स्टूडेंट, क्यू बी आर बाई एम का होल स्क्वायर। तो 1/2 m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। एक पे एम कैंसिल, 1 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया स्टूडेंट, 2m। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी भी चीज को घूमने के लिए, गति करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है स्टूडेंट। इस तरीके से आपका यह डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें क्या आती है, कुछ हमको कमियां देखनी पड़ती है, कुछ हम लोगों को इसमें लिमिटेशंस भी देखने हैं, कमियां देखनी है। और कमियां के साथ साथ ये कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन। क्या देख लेते हैं स्टूडेंट, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। तो इसका जो एप्लीकेशन आएगा, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होगा, ये यूज होता है आपका बेल में। बेल मतलब जो घर के सामने घंटी लगाई जाती है, रिंगिंग बेल या डोर बेल, क्या बोलते हैं इसको, डोर बेल। तो डोर बेल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे ही हम लोग यहाँ से बटन दबाते हैं, करंट फ्लो होता है, वो घूमना शुरू करता है, जाके क्या करता है, बेल को, टारगेट को स्ट्राइक करता है। ये इसका एप्लीकेशन हो गया। दूसरा चीज इसमें किसमें किया जाता है, सायरन में। किसमें किया जाता है, सायरन में। क्लियर हो क्या, जो हम लोग क्या गाड़ियों में सायरन बजाते हैं या हॉर्न बजाते हैं, उन हॉर्न में किसका उपयोग किया जाता है, साइक्लोट्रॉन का। अब इसका जो लिमिटेशन है, क्या क्या इसकी कमियां हैं, लिमिटेशंस, कमियां। पहला, इसकी पहली कमी क्या है स्टूडेंट, कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग सिर्फ पॉजिटिवली या न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए किया जा सकता है,
और कई जगहों पे ऐसा आता है कि न्यूट्रल पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं हो पाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल पार्टिकल्स रहते हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट की आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये फेल हो जाता है। दूसरा चीज, इसके लिए मैंने भी बताया बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी, विद्युत की आवश्यकता होगी। तो ये दो चीजों को पूरा करने में हमको कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। ये कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं स्टूडेंट, तो कॉस्टली होने के कारण इनका उपयोग करना क्या नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? बाकी अपन चाइना आइटम का यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में हमको चाइनीज आइटम का यूज नहीं करना है, इसलिए अगर हम लोग स्वदेशी बनाएंगे तो हमको इसमें क्या लगेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगा स्टूडेंट। क्लियर है? अब ये तो हो गया हमारा कौन सा टॉपिक, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बाद आज हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक देखेंगे, वो एक्स्ट्रा टॉपिक है स्टूडेंट शंट। शंट, अब शंट क्या होता है, व्हाट इज शंट? द लो रेजिस्टेंस वायर, द लो रेजिस्टेंस वायर which is joined parallel with any equipment, parallel with any appliances to protect it from destruction is called shunt, एकदम इजी डेफिनेशन है। एक पतला लो रेजिस्टेंस का वायर रहता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, और उसको किसी भी अप्लायंसेस के साथ किसमें जोड़ दिया जाता है, पैरेलल में। किसी भी अप्लायंसेस के साथ किसमें जोड़ दिया जाता है, पैरेलल में। तो मैक्सिमम करंट उस एक पार्टिकुलर किससे फ्लो हो जाता है, आपका वायर से, और हमारा जो अप्लायंसेस रहता है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो वो लो रेजिस्टेंस वायर क्या कहलाता है, आपका शंट कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लिया, गैल्वेनोमीटर आसानी से क्या हो सकता है, अगर ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेंगे तो डैमेज हो जाता है। अब इसको डैमेज होने से बचाने के लिए इसके पैरेलल में क्या फ्लो कर देते हैं हम लोग, क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लो रेजिस्टेंस। ये लो रेजिस्टेंस एस से, शंट को एस से डिनोट करते हैं। अब जैसे ही इसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, तो करंट देते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो मैक्सिमम करंट इससे पास हो जाता है और कुछ करंट सिर्फ इससे पास होता है। तो ये हमारा अप्लायंसेस टूटने से, डैमेज होने से बच जाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, शंट कहलाएगा। शंट एक कम प्रतिरोध वाला एक ऐसा तार होता है जिसको किसी भी दूसरी युक्ति को, किसी भी दूसरे क्या बोलना चाहिए, उपकरण को खराब होने से, उसको विक्षेप को टूटने से बचाने के लिए जिस कम प्रतिरोध वाले तार का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। क्या शंट एक कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिससे किसी भी उपकरण को बचाने के लिए उस उपकरण के समानांतर क्रम में उसे जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसमें हानि ना पहुंचे। हानि को रोकने के लिए, होने वाली हानि को बचाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है समानांतर क्रम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं स्टूडेंट। अब शंट के लिए हमको डेरिवेशन करना है, तो शंट का डेरिवेशन बहुत ही इजी है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले माना यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट क्या कहलाएगा, आईजी, और शंट में जाने वाला करंट क्या कहलाएगा, आईएस। क्या कहलाएगा, आईएस। आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर, आईएस मतलब शंट। तो आई बराबर क्या हो गया स्टूडेंट, आईजी प्लस आईएस हो गया। क्या हो गया, आईजी प्लस आईएस हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हो, ओम के नियम से बताइए। ओम के नियम से हम लोग ये जानते हैं कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या होगा, आई एस एस बराबर यहां से यहां तक का पोटेंशियल क्या होगा, आई जी जी। ये अपन जानते हैं। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर आई आर। क्या बोलता है, V बराबर आई आर बोलता है स्टूडेंट। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर आई आर बोलता है। अब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल क्या रहेगा, एक लाइन में है तो समानांतर रहेगा, विभव का मान दोनों के लिए क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसके लिए विभव कितना निकलेगा, ISS, इसके लिए विभव कितना निकलेगा, IG निकलेगा स्टूडेंट। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, IS अपॉन IG
बराबर जी अपॉन एस, क्या कर देते हैं, जी अपॉन एस कर देते हैं स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ पर सब, ये ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकाल देते हैं, आई जी अपॉन आई एस, सॉरी इसमें दोनों साइड में एडिंग 1 कर देते हैं, दोनों साइड में 1 जोड़ देते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। अब 1 जोड़ेंगे तो कैसे दिखेगा स्टूडेंट जी, आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी बराबर क्या दिखेगा ये अपना, जी प्लस एस अपॉन एस दिखेगा स्टूडेंट। अब ये आई एस प्लस आई जी को क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन आई जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी प्लस एस अपॉन एस लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ पर सब, क्लियर। अब माना कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि टोटल करंट में से n गुना किसमें फ्लो हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में। मान लेते हैं टोटल करंट में से n गुना किसमें फ्लो हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में। तो I बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू आई जी, क्या हो जाएगा, n इंटू आई जी। माना टोटल करंट का n गुना किसमें फ्लो हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में, तो I बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू आई जी, या आई जी बराबर क्या हो जाएगा, आई जी बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, या आई इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, आई जी इज इक्वल टू ही लेंगे, आई का कितना गुना फ्लो हो जाता है, एन गुना, कितना गुना फ्लो हो जाता है, एन गुना स्टूडेंट। क्लियर है। अब अगर हम लोग आई जी की वैल्यू को या वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो कैसे दिखेगा, आई अपॉन एन इज इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन एस, या ये आई कैंसिल, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g प्लस एस अपॉन एस हो गया स्टूडेंट। ns इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g प्लस एस हो गया स्टूडेंट। ns माइनस एस इज इक्वल टू क्या हो गया, g, s कॉमन, n माइनस 1 इज इक्वल टू g, तो s बराबर क्या हो जाएगा, g अपॉन n माइनस 1। ये हो गया साइंटिफिक फॉर्मूला स्टूडेंट। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, i बराबर आई जी प्लस आई एस किया, इक्वेशन 1। फिर हमने क्या कर दिया, ओम का नियम लगाया, तो यहाँ का पोटेंशियल निकल गया, विभव, यहाँ का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर होंगे, समानांतर में, पैरेलल में। अब क्या किया हमने, आई जी को नीचे ले आया, एस को इधर ले आया, आई एस अपॉन आई जी इज इक्वल टू जी अपॉन एस। फिर दोनों साइड में क्या ऐड कर दिया, +1, क्या ऐड कर दिया, +1, आई एस अपॉन आई जी +1 इज इक्वल टू जी अपॉन एस +1 जैसे ही करेंगे, आई जी ऊपर में ऐड हो जाएगा, तो आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी, एस ऊपर में ऐड हो जाएगा, जी प्लस एस अपॉन एस। आई एस प्लस आई जी को क्या लिख सकते हैं, आई, तो आई अपॉन आई जी इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन एस हो गया स्टूडेंट। अब माना कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, यहाँ पे मानना है, माना जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है वो कितना गुना जा रहा है, आई जी इज इक्वल टू आई अपॉन एन, आई का एन गुना जा रहा है। अब आई जी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आई अपॉन एन, तो आई कैंसिल, एन ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, एन का गुना एस के साथ, एन एस इज इक्वल टू जी प्लस एस, एन एस माइनस एस इज इक्वल टू जी, एस इज इक्वल टू एन माइनस 1 बराबर जी, तो एस बराबर क्या आ गया, जी अपॉन एन माइनस 1। इस तरीके से किसी भी संख्या का मान हम लोग गैल्वेनोमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट।